नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है अपवाह तंत्र का विकास, इवोल्यूशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत के अपवाह तंत्र के विकास में भूगर्भिक घटनाओं का विशेष महत्व रहा है। अपवाह तंत्र में अनेक बार परिवर्तन हुए। टर्शरी युग में विशेष रूप से पर्वत निर्माणकारी भूसंचलनों का प्रभाव रहा, जिसमें उत्तरी भारत की नदियों का प्रवाह क्रम अत्यधिक परिवर्तित हुआ। 33 सागर का तल ऊपर उठने से उसका जल एक नदी के रूप में असम के उत्तर पूर्व से हिमालय के समानांतर प्रवाहित होते हुए सुलेमान किरथार श्रेणियों के सहारे उत्तर पश्चिम कोने तक पहुंचकर दक्षिण में मुड़कर अरब सागर में प्रवाहित होने लगा। पेस्को ने इस नदी को इंडो ब्रह्म तथा पिलग्रिम ने शिवालिक का नाम दिया। इस ऐतिहासिक नदी की 3 सहायक प्रणालियां थी। पहली वर्तमान सिंधु, दूसरी सिंधु की सहायक नदियां एवं तीसरी गंगा की सहायक नदियां। पोटवार के पठार के उत्थान के कारण यह प्रणाली भिन्न भिन्न हो गई। नदी का उत्तरी पश्चिमी भाग सिंधु नदी के रूप में विकसित हुआ तथा मुख्य धारा का शेष भाग विपरीत दिशा में वर्तमान गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने लगा। कालांतर में गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्रवाह मार्ग में अनेक बार परिवर्तन हुए। भूवैज्ञानिकों के अनुमान में ऐतिहासिक युग में सतलुज व यमुना राजस्थान से होकर बहती थी। हिंदुओं की पौराणिक सरस्वती नदी, जो अब लुप्त हो गई है, गग्गर घाटी में प्रवाहित होती थी। ईसा काल के आरंभ में सतलुज नदी सिंधु क्रम से पृथक एक स्वतंत्र नदी के रूप में प्रवाहित होती थी। लगभग 200 वर्ष पूर्व गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां परस्पर 240 किलोमीटर दूरी पर बहती थी। बाद में ब्रह्मपुत्र नदी मधुपुर वनों के पूर्व में मेघना से मिल गई। लगभग 110 वर्ष पूर्व किसी भूगर्भिक संचलन के फलस्वरूप ब्रह्मपुत्र नदी अब मधुपुर वनों के पश्चिम में प्रवाहित होने लगी है। गंगा की सहायक सोन, घाघरा, दामोदर, कोसी आदि नदियों के मार्ग में भी अनेक बार परिवर्तन हुए हैं। पेस्को के अनुमान में प्राचीन ऐतिहासिक काल में एक अन्य नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती थी। यह तिब्बत की नदी टिबेटन रिवर सांपू व सिंधु नदियों की घाटियों से होकर उत्तर पश्चिम की ओर ऑक्सस झील में मुहाना बनाती थी। कालांतर में अटक नदी द्वारा इसका अपहरण होने पर तिब्बत की नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने लगी। डी टेरा के मतानुसार हिमयुग से पूर्व काराकोरम व लद्दाख प्रदेश की नदियों का प्रवाह दक्षिण पूर्व एवं पूर्व की ओर रहा होगा। सांपू घाटी में प्रवाहित होने वाली उस ऐतिहासिक नदी का अपहरण ब्रह्मपुत्र की सहायक दिहांग द्वारा किया गया। मार्ग परिवर्तन एवं सरिता अपहरण। मार्ग परिवर्तन एवं सरिता अपहरण हिमालय अपवाह क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। सरिता अपहरण में पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले शीर्ष अपरदन का प्रमुख योगदान है। मैदानी भाग में नदियां समतल क्षेत्र तथा मंद ढाल के कारण विसर्पिल मिएंडरिंग मार्गों से प्रवाहित होती है तथा बाढ़ के दौरान अपने मार्ग को सीधा करती है। पौराणिक सरस्वती नदी मार्ग परिवर्तन तथा सरिता अपरदन का प्रमुख उदाहरण है। लगभग 2000 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व यह नदी हिमालय से उतरकर चूरू राजस्थान के निकट में बहती थी तथा लूनी इसकी सहायक नदी थी। कालांतर में यह पश्चिम की ओर विस्थापित होती गई तथा अहमदपुर से निकट सतलुज से मिल गई।
बाद में गंगा की एक सहायक नदी के शीर्ष अपरदन द्वारा इसकी ऊपरी घाटी के जल का अपहरण कर लिया गया, जिससे इसका निचला भाग शुष्क हो गया, जो आज गग्गर घाटी के रूप में विद्यमान है। सरिता अपहरण से बनी नदी यमुना कहलाई। ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी में सिंधु नदी अपने वर्तमान मार्ग से 130 किलोमीटर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कच्छ के दलदल में गिरती थी। धीरे धीरे यह पश्चिम की ओर खिसकती गई। अकबर के शासनकाल में चिनाब एवं झेलम उच्च के निकट सिंधु नदी में मिलती थी, किंतु इनका वर्तमान संगम लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मिठानकोट के निकट स्थित है। मुल्तान पहले रावी के तट पर स्थित था, किंतु आज ये रावी चिनाब के संगम से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। लगभग 250 वर्ष पूर्व व्यास नदी अपना पुराना मार्ग छोड़कर सुल्तानपुर के निकट सतलुज से जा मिली। इसी काल में प्रारंभ से सतलुज स्वतंत्र रूप में प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती थी। बंगाल एवं असम की नदियों के मार्ग परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। गौड़ पाल राजाओं की राजधानी गंगा के किनारे एक समृद्ध नगर था, जो गंगा के पश्चिम की ओर हट जाने के कारण वीरान हो गया। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में गंगा के पूर्व की ओर खिसकने के प्रमाण मिलते हैं। पहले इसकी मुख्य धारा हुगली नदी में बहती हुई सागर द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती थी। अब यह बांग्लादेश में पद्मा नाम से जमुना तथा मेघना से मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मध्य एवं ऊपरी गंगा के मैदान में गंगा के उत्तर में स्थित अनेक गोखुर झीलों में इसके दक्षिण की ओर खिसकने के संकेत मिलते हैं। उत्तरी बंगाल की तीस्ता नदी पहले बारिंद क्षेत्र की पूर्णमाला की घाटी से प्रवाहित होती हुई जफ्फार के निकट गंगा से मिलती थी। 1783 के बाद में यह नए मार्ग से बहती हुई ब्रह्मपुत्र से जा मिली। लगभग 250 वर्ष पूर्व मेमन सिंह से गुजरती हुई ब्रह्मपुत्र मेघना से मिलती थी। 1720-1830 ईस्वी के मध्य मधुपुर के वन क्षेत्र में उत्थान के कारण ब्रह्मपुत्र ने अपना मार्ग सीधा कर लिया तथा जमुना के नाम से गंगा से जा मिली। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति भी सरिता अपहरण से जुड़ी है। पहले तिब्बत की सापू नदी अधिक पूर्व से बहते हुए छिंदविन के मार्ग से इरावदी में मिलती थी। बाद में हिमालय के दक्षिण ढाल के सहारे बहने वाली एक छोटी नदी ने शीर्ष अपरदन द्वारा सापू के जल का अपहरण कर लिया, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी अस्तित्व में आई। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र की एक सहायक कपिली ने भी पूर्वी बंगाल की मेघना नदी के जल का अपहरण किया है। पहले मेघना नदी की उत्पत्ति बरेल श्रेणियों से होती थी तथा यह दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग में विसर्जित होती थी। कालांतर में शीर्ष अपरदन द्वारा कपिला ने मेघना के उत्तरी भाग का अपहरण कर लिया। धनश्री ने कपिली की एक सहायक नदी का अपहरण कर लिया, जिससे जमुना नामक एक नई नदी अस्तित्व में आ गई। अपवाह तंत्र का प्रकार्यात्मक महत्व, फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति इसके प्रमाण हैं। प्रथम नगरों की स्थापना नदियों के किनारे पर हुई थी। भारत की कृषि परक अर्थव्यवस्था सिंचाई के लिए मुख्यतः नदियों पर ही निर्भर करती थी। नदियों से पेयजल, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल प्राप्त होता है। नदियां अंतःस्थलीय परिवहन का भी सस्ता साधन हैं। नदियों का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य फंक्शन सिंचाई के लिए जल प्रदान करना है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग नदियों द्वारा सिंचित होता है। भारत में विश्व की विशालतम नहर प्रणाली पाई जाती है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। 1950-51 में नहरों द्वारा सिंचित भूमि के लगभग 40% क्षेत्र पर सिंचाई होती थी, जो 2000
7-8 में घटकर 31% क्षेत्र पर रह गई। नदियां सिंचाई के अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली नदियां तथा पठारी भाग पर बहने वाली नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। देश की अनेक बड़ी नदियों पर जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। नदियां अंतःस्थलीय परिवहन की भी सुविधाएं प्रदान करती हैं। भारत में अंतःस्थलीय परिवहन की दीर्घकाल से परंपरा रही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एवं तापी नदियां अंतःस्थलीय परिवहन का साधन रही हैं। इन नदियों के किनारों पर अनेक नदीय पत्तन स्थापित थे, किंतु वर्षा की मौसमी प्रकृति, नदी में जल के उतार चढ़ाव, बाढ़ों, नदी मार्ग के परिवर्तनों, नहरों द्वारा अधिक जल निकालने, भारी मात्रा में अवसादों के निक्षेप तथा विषम धरातल आदि कारणों से आंतरिक जल मार्गों के रूप में नदियों का महत्व अब घट गया है। भारत की नदियां उत्तरी भारत व दक्षिणी अथवा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भारी विषमता दृष्टिगोचर होती है। उत्तरी भारत की नदियां हिमालय क्रम की विभिन्न श्रेणियों से स्थित हिम नदों से निकलकर मैदान में उतरती हैं। इनके द्वारा सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र क्रम उत्पन्न होते हैं। सिंधु व गंगा नदी के मध्य अरावली श्रेणी जल विभाजन का कार्य करती है। आकार की दृष्टि से भारत की नदियों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, बड़ी नदियां, मेजर रिवर्स। इनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज आदि 14 नदियां इस श्रेणी में आती हैं। मध्यम नदियां, मीडियम रिवर्स। इनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर होता है। भारत में ऐसे करीब 44 नदी बेसिन हैं। छोटी नदियां, माइनर रिवर्स। इनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। ऐसे नदी बेसिन भारत में काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। धन्यवाद।